ज़िंदगी भर हम ऐसे ही दोस्ती मानते रहें तो एक दिन भारत में बहुत बड़ी लंबी कतार हो जाएगी। हर कोई एक दूसरे को दुश्मन के नज़रिए से देखेगा ना किसी न किसी गलतियों पर। कि एक मार्केट से जा कर के एक ज़हर की शीशी लेके आना, खुद स्वयं और अपने बच्चों के साथ मौत को गले लगा लेना। जो हमारे टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे भारत के नागरिक की किस तरह की सोच है। मेरा हेलमेट था वो उस दिन नहीं था, वो बल्कि रास्ते में व्यक्ति ने दिया था और 2 किलोमीटर बाद आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया। राघवेंद्र जी को द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफ़र था, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी और आप देख रहे हैं इस वक्त रियल न्यूज़ अड्डा। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ राघवेंद्र जी, जिनको लोग द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत अहम विषय पर और अहम मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 6 महीने से आपके साथ, आपके पीछे लगा हुआ हूँ, आपको वॉच कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिए समय दिया। धन्यवाद विशाल गोस्वामी जी, और रियल अड्डा के न्यूज़ को भी धन्यवाद। और आपने 6 से 7 महीना मुझे इंतज़ार किया, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि वैसे वायरल अड्डा जो न्यूज़ पर आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, ताकि दर्शकों को सड़क दुर्घटना इस अदृश्य युद्ध के बारे में जान पाएंगे। मैं एक्चुअल में आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कई बार मैंने आपको सड़कों पर हेलमेट बांटते हुए लोगों के लिए देखा है, और कभी आप पुलिस वालों के लिए, आम लोगों के लिए आप हेलमेट बांटते हुए नज़र आते हैं। हाँ, इस वक्त भी मैं आपके स्टूडियो में आपसे हेलमेट पहन के ही बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये है कि एक लड़ाई है, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर हर दिन 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते लगभग 500 चिताएं जल रही हैं। और 1 घंटे की बात करें, अब स्टूडियो में आपके साथ जब हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो 1 घंटे में मतलब इन्हीं सड़कों पर जो 50 मीटर दूरी पर है, बाहर जो सड़कें हैं, 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं बिना हेलमेट के होते हैं। तो इस राष्ट्र को, हम जैसे भारतीय नागरिक को ज़रूरत है कि हम ताकि क्या करें। तो आप जो मुझे देखते हैं बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से, मेरे यही रहता है कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पर जा रहा है तो उस तक हेलमेट पहुंचाया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। नोएडा पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सन 2024 में करीब 16 लाख चालान उन लोगों के काटे गए हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। सर, आप इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो 16 लाख चालान कटवा चुके हैं अपना। देखिए, ये तो 2018-19 में अनिल कुमार झा जी जब ट्रैफिक एसपी थे, जी। और उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी। और आई थिंक ये, अब आप ये देखेंगे कि नोएडा में तो 8 लाख गाड़ियां हैं, और आज देखा जाए दिल्ली एनसीआर, मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात करूं, तो लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो टू व्हीलर ही मतलब रजिस्टर्ड है सारे हर चीज़। जी। तो जाहिर सी बात है कि अब नोएडा में हर वर्ष लगभग 600 से ऊपर रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ हो रही है। तो अब उसमें प्रशासन भी अपने ओर से पूरा, हर जगह जगह पे आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल, ऑनलाइन भी चलान, ई चलान भी, बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं। और देखा जाए तो नोएडा भी वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश का एक तरीके से 40% रेवेन्यू कलेक्शन का भी वो चीज़ें काम करता है। तो आज जो नोएडा है, आज दुनिया में यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब कुछ बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन को भी चुनौती रहती है, क्योंकि नोएडा में क्योंकि इतनी सारी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इतने दूसरे कंट्री के लोग पर्सन यहाँ रह रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर के ऐसे मजबूत करें और लोगों में उसका एक बिहेवियर लोगों को चेंज करें। बट इतने यहाँ के कई बार मतलब जो ज़िले के अगर देखा जाए, जो चाहे डीएम हो, यहाँ पर प्रशासन जो भी ट्रैफिक एसपी की जो जिम्मेदारी लेते हैं, और या हम जज की बात करें, जो कोर्ट की बात करें, ये सब आपस में मीटिंग बैठती है। मैं भी कभी उस चीज़ का हिस्सा होता हूँ, तो जज साहब का भी कहना होता है कि भाई इतने नंबर आप चालान काट रहे हो, लेकिन फिर भी डेथ के आंकड़े क्यों नहीं कम कर पा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं की डेथ होती है, जो 18, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे आते हैं ग्रामीण, लगभग यहाँ ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और अधिकतर आए दिन जो स्कूलों के न्यूज़ देखते हैं, वो चाहे रॉन्ग साइड में बस की एक्सीडेंट्स का होना या युवाओं की होना। तो जहाँ हम फोकस करना चाहिए, हम कहीं ना कहीं अभी वहाँ बहुत सारे पीछे हैं। तो इस वजह से हम भले ही लाख कितना ही चालान बढ़ा लें, चालान तो एक, चलिए, एक राजस्व का वो चीज़ होता है। यहाँ लोक अदालतें भी लगती हैं, एक अदालतें में आप देखेंगे हर 2 महीने पे होती है, 3 महीने पे 8-8 लाख, 10-10 लाख चालान के निपटारा भी किए जाते हैं, लोग पहुँचते भी हैं।
लेकिन कहने का मतलब चालान भी कोई विकल्प के तौर पर अगर आप इसको मान रहे हैं कि इससे सड़क हादसे कम होंगे, लेकिन प्रशासन ने ये भी करके देख लिया नहीं है। जब तक लोगों के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आएगी, आई थिंक हमें लगता है कि सड़क दुर्घटना में कमी नहीं आ सकती है। तो आप उसी बदलाव को लेकर के मन में विचार लेकर के आप चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह सकते हैं क्योंकि हमने 2014 में अपना मित्र खोया जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से। जी। और तब से मैंने संकल्प लिया कि अपने मित्र की तरह किसी को भी सड़क हादसे में खोने नहीं दूंगा। और ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृशक्ति और नारी शक्ति ही है। और जो मेरा दोस्त भी था, अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और 20 साल मन्नतों के बाद हुआ था। और बड़े ही सपने सजा करके एक ग्रामीण क्षेत्र से उस माँ ने अपने दिल्ली जैसे राजधानी दिल्ली एनसीआर के अंदर भेजा शिक्षा के लिए और इन संस्थानों की चौखट पर भेजा ताकि मेरा बेटा एक अच्छा ऊंचाइयों को छुएगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। लेकिन उन संस्थानों की चौखट पर जब उनका पुत्र पहुंचता है तो वहाँ पर मतलब बड़े बड़े वादे रहते हैं, लेकिन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन संस्थानों में कि 90% रिजल्ट होना चाहिए, आपके अटेंडेंस होने चाहिए। और आपको पता है कि हर दिन कोई स्कूल कॉलेज निकलता है, सड़क को ही अपना माध्यम बनाता है। बिल्कुल। लेकिन उन संस्थानों की जो कभी सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है, जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनमें से मेरा मित्र था। जैसे झोला आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे झोले, बैग सब ये सब थमा दिए जी। जाते हैं। अगर ये सब संस्थानें अगर हेलमेट अगर उन युवाओं को जो अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, अगर उनको देने का प्रयास करें क्योंकि 250 छात्र मरते हैं। सिर्फ नोएडा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर जिले में सिर्फ 250 छात्र ही मरते हैं। तो ये कम से कम ये सिर्फ पुलिस प्रशासन तक नहीं है। अगर संस्थानें अगर सब कुछ वो आ जाएँ कि नहीं हमें सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है ग्राउंड रियलिटी पर, तब जाकर के इस चीज़ों में कमी आएगी। और कहने का पर्पस है कि आप यहाँ की पब्लिक को नहीं, अधिकतर तो नोएडा में जो आए हुए हैं बाकी 80% पब्लिक बाहर से ही आई बाहर हुई से है। आते हैं मोस्टली और लोग। वो आकर के कई तरह के लोग कार्य करते हैं। उसमें गिग वर्कर भी आप देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार अभी जो गिग वर्कर 85 लाख है, लेकिन आने वाले 2030 तक इनकी संख्या 5 करोड़ हो जाएगी। और ये गिग वर्कर ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हुए बच्चे ही होते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो कि हर किसी को एक फ़ोन कॉल पे आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब कुछ आ जाते हैं। और ये भले ही इनकी नौकरी बहुत गर्मी, जाड़ा, बरसात, अभी बरसात का समय चल रहा है, उस बारिश में भी कंधे पर इतना भारी बैग लेकर के घर पे सामान पहुँचा रहे हैं। एक टाइम फिक्स पीरियड होता है, तो सोचिए इनकी कितनी चुनौतीपूर्ण नौकरी होती है। और साल में मात्र 1 से डेढ़ लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जब ये चोटिल हो जाते हैं, तो इनके इलाज के लिए कोई उचित नहीं रहता है। तो कहने का पर्पस ये है कि आज इनकी वजह से ई-कॉमर्स कंपनियाँ अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। इस नोएडा शहर को इतना हाईटेक बना रही हैं। लेकिन जो रियल में ग्राउंड पे जो कार्य करने वाला जो नागरिक है, ये जो है, उनकी सुरक्षा के लिए चाहे यहाँ की जनता की बात हो या प्रशासन की बात हो, किसी की सोच नहीं है। तो उनमें से मैं भी था कि भाई मैंने अपने मित्र को खोया तो क्यों नहीं अपने मित्र के जैसा किसी और की ज़िंदगी ना जाने दूँ। और मैं भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, तो वैसे ही लोगों के लिए और भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बना करके इस सड़क दुर्घटना के खिलाफ इस लड़ाई लड़ सकूँ। यानी कि आपके हिसाब से प्रतिदिन कितनी मौतें हमारे भारत देश में हो जाती होंगी? देखिए, आज हम जब भी अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र के रूप में जो कल्पना कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। जी। अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो जो 1300 हादसे हो रहे हैं, लगभग 500 चिताएँ जल रही हैं। लेकिन भारत सरकार का अगर डेटा अगर कहेंगे तो जो अभी 2023 के अभी जो आए हैं, जो डेटा, तो लगभग 1 वर्ष में 1,72,000 लोगों की मौत हुई है। 1,72,000 लोगों की मौत। जी, 1,72,000 लोगों की मौत। इसमें सिर्फ सॉरी सर, इसमें सिर्फ ये बाइक ही इन्वॉल्व थी या फोर व्हीलर नहीं, भी? नहीं, नहीं। देखिए 80% क्या होते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स के सोर्सेज़ होते हैं, पेडेस्टेरियन होते हैं, जी। साइकिल चालक और बाइक चालक होते हैं जी। और मात्र 20% ही फोर व्हीलर से होते हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि हमारा इतना बड़ा विशाल देश और इस देश के अंदर आज भी 50% लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही है। और सोचिए उसमें 80% मरने वालों की संख्या किनकी है? पेडेस्टेरियन, जो सड़क पर पैदल भी चल रहे हैं, विदाउट गाड़ी का सोचिए उनकी भी डेथ हो रही है। और जो साइकिल चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं। तो आज सड़कों पर जो चलने का रोड बिहेवियर जो सेंस, यानी कि हम कहीं न कहीं उन्हें जागरूकता दे ही नहीं पा रहे हैं कि आपको किस लाइन को फॉलो करना है। आप दिल्ली शहर में ही देखिए, जहाँ पर पेडेस्टेरियन के लिए चलने के लिए जगह है, उसके ऊपर बाइक वाले चल रहे होते हैं। फोर व्हीलर वाले, टू व्हीलर वाले को जगह ही नहीं देते हैं। और मतलब हर 10 सेकंड में गाड़ियों का लोड बढ़ रहा है हमारी सड़कों पर। आज
आप सड़क पर चलते हैं तो आप देखते हैं हर कोई हताश होकर के निकल रहा है। अभी बारिश का समय चल रहा है, आप गुड़गांव का देख रहे हैं न्यूज कैसे इस समय ट्रेंडिंग पे है पूरे हिंदुस्तान में कि मात्र 2 घंटे की बारिश से 6-6 घंटे जाम में लोग जाम फंस जा लगा रहे हुआ हैं। फंसा हुआ है। तो इंसान कितना हताश है, मतलब उन चीज़ों को लेकर के, मतलब थोड़ी सी भी जगह मिल रहा है यूं ही सब कुछ। तो अगर इस तरीके से होता रहेगा तो हमारा भारत का आज हर किसी का 2 घंटे का टाइम मतलब सिर्फ ट्रैफिक में किल हो रहा है। मतलब आप समय आपको कहीं और देना चाहिए, वो आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है और इस चीज़ों को पहले एक्सरसाइज सरकार प्रशासन हर नागरिक को आगे आना चाहिए और ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग सड़क सुरक्षा को समझेंगे। सर आप मूल निवास आपका बिहार में है? जी, मैं बिहार से आता हूँ। आप बिहार से आकर के नोएडा जैसे क्षेत्र में आप रहते हैं जी। और पूरे भारत देश का आप भ्रमण करते हैं जी। और लोगों के लिए ये आदर्श युद्ध लड़ते हैं। जी। कभी किसी ने आपको कुछ रोका या टोका नहीं? नहीं, रोकने टोकने अभी मैं आपके स्टूडियो में हेलमेट पहन के भी बैठा हूँ तो जैसे आप लोग देखेंगे कि अच्छा ये हेलमेट पहन के इंटरव्यू क्यों दे रहा है। उसी तरीके से मैं कहीं भी चलता हूँ हेलमेट पहन के, फ्लाइट में भी जी। ट्रेन में भी, तो लोग हंसते हैं लेकिन जानने वाले जानते ही हैं। और आज दिल्ली में लाखों लोग आते हैं हर दिन अपने सपने को लेकर के। तो वैसे ही मैं भी आज से 2009 में आया हुआ था यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और यहाँ से लॉ मैंने कंप्लीट किया। लेकिन बताया कि मैंने अपने मित्र को खोया जो मेरा रूम पार्टनर था, जिसकी सड़क हादसे में जान चली गई हेलमेट ना लगाने की वजह से। तो फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मुझे कुछ और करना चाहिए। सिर्फ इस मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध बन गया। अदृश्य युद्ध इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये हमारे भारत में जो ये 2 लाख के करीब जो मौत हो रही है, इतनी मौत आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे सड़कों पर लोगों की मौत हो रही है और ये 2 लाख लोग हमारे ही देश के नागरिक हैं। और ये सिर्फ नागरिक ही नहीं, हमारे भारत के स्किल मैन पावर भी हैं। ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ये टैक्स पेयर थे, लेकिन इनकी सड़क हादसों में दूसरों की गलतियों की वजह से जान चली गई। तो अगर ऐसे ही हम हर वर्ष 2 लाख लोगों को खोते रहेंगे और लगभग 4.5 से 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमारा दुश्मन कल को चाइना और पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। क्योंकि हर गाड़ियों से जो टक्कर होती है, 2 आपस परिवारों के विवाद होते हैं, एक दुश्मन होते हैं, सब कुछ वो आपस में जीवन भर के लिए दुश्मन मानते हैं। लेकिन हमें उन्हें आमंत्रित करना है, उस पीड़ित परिवार को, इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि मैंने अपना 11 वर्ष पहले मित्र खोया, तब जाकर के मैं सड़क पर लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरे मित्र की तरह किसी और नागरिक की मृत्यु ना हो। लेकिन हर दिन जो 500 चिताएं जल रही हैं, उनमें से ऐसे कितने परिवार के लोग आ रहे हैं सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए। तो किसी न किसी को उन परिवारों को जो हताश में, जो गम के अंधेरे में डूबे हुए, उनको वापस लेकर के आना है, ताकि ये बताना है कि सदृश युद्ध के खिलाफ आपको आमंत्रित होना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब ऐसे पीड़ित परिवारों का एक बहुत बड़ा समूह होगा और लोग समझेंगे, तब जाकर के इस भारत में अलग एक बदलाव आएगा। अन्यथा आज जो लोग दूसरों के परिवारों के हादसों की वजह से खुश हैं, हो सकता है कल उनके परिवार तक दस्तक दे सड़क हादसा और उस समय उनकी कोई आवाज़ न सुने। क्योंकि आज भारत की सड़कों पर क्या हो रहा है, सिर्फ मौत ये 2 लाख ही नहीं हो रहे हैं। अगर देखा जाए, आप ट्रामा सेंटर में जाइए, 70% हमारे भारत के अंदर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस, नहीं यहाँ होगी तक कि कोई जमा पूंजी सेविंग मनी नहीं होती है। नहीं होगी सर। कोई बाइक भी लेता है तो कर्ज में ही लेता है, लोन पर ही। बिल्कुल। यहाँ तक कि किसी का फ़ोन भी अगर टूट जाता है तो वो दूसरे से उधार मांग के बनवाना पड़ता है। लेकिन किसी घर का मुखिया अगर कमाने वाला अगर वो सड़क पर घायल हो जाता है, तो वो जब अस्पताल में चला जाता है तो उसकी पत्नी के पास क्या होते हैं सेविंग के रूप में? सिर्फ तन के जेवर होते हैं। वो अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए ट्रामा सेंटर में जाती है। उनके पास 2 बच्चे भी होते हैं। वो बच्चों के हाथ पकड़ करके वो ट्रामा सेंटर में, जो घर में उनको देख रेख, स्कूल छूटता है, अब वो अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। ये संघर्ष करने वाली वो नारियाँ होती हैं जो इस राष्ट्र को जन्म देने वाली नारियाँ होती हैं। इस देश के लिए कहते हैं ना कि एक नारी शक्ति, वो शक्ति होती हैं। लेकिन डॉक्टर की एक उम्मीद पर कि हाँ, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में तन के जेवर बेचना, इधर पूरे रिश्तेदारों से पैसे मांगना, यहाँ तक कि घर के भी सौदे कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो पति इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर 1 महीने तक अस्पतालों का बिल अगर पति मतलब संघर्ष लड़ते रहें, तो 1 महीने में इतने कर्ज के तले दब जाती हैं, लास्ट में पति की भी जीवन नहीं बचती है। और फिर जब उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी को 2 बच्चों के साथ रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब तक रात के अंधेरे में उनको इतने लोगों से लिए हुए कर्ज, पति भी नहीं रहा। अब फिर से बच्चों की स्कूल फीस, सारी जिम्मेदारियां जब आती है,
तो कहीं न कहीं वो नारी शक्ति वो हार जाती है अपने आप में। और उनको आसान क्या दिखता है कि एक मार्केट से जाकर के एक ज़हर की शीशी लेके आना, खुद स्वयं और अपने बच्चों के साथ मौत को गले लगा लेना। तो ये जो है आंकड़े, आज भारत में ये जितने भी मौत आप देख रहे हैं, उसमें 18% वो आंकड़े हैं जिन्होंने अपने को खोने के बाद किसी को, बाकी परिवार के लोगों ने मौत को गले लगा लिया। तो इस भारत को समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ सड़कों पर मौत के आंकड़े तक ही सीमित नहीं हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आज जो भी समाज के अंदर हमारे किसी भी, मतलब भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने, मोदी जी द्वारा ने भी ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए उन्होंने फाइनेंशियल कुछ ऐसे स्कीम भी निकाली हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाख रुपए देती है, राज्य सरकारें 5 लाख रुपए देती है, मोदी जी द्वारा 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। अगर आपके पास आधे बीघे लैंड भी है तो कृषि के अंतर्गत 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। लेकिन 95% वो पीड़ित परिवार से इस राशि को ले ही नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है? जानकारी नहीं होती है। और हम सिर्फ कहाँ तक सीमित हैं? सिर्फ श्रद्धांजलि तक। कोई सड़क पे मरता है तो सिर्फ श्रद्धांजलि दे देते हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि उनके 13वीं पर जा करके 100 रुपए का न्योता कर देते हैं। लेकिन आपके इतने सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, कोई ये नहीं कहता है कि भाई इसमें उस पैसे को दिलाएं। और उस पैसे को दिलाने के लिए करना क्या है? सिर्फ एक्सीडेंट हुआ उसका एफआईआर होना चाहिए, दूसरी डॉक्यूमेंट्स आपको डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट लेकर के डीएम के पास दीजिए, अगले 3 महीने के अंदर ये सारे पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ इतना सा ही कार्य, ताकि उस नारी शक्ति को जहर न खानी पड़े, उनके बच्चों की जो एजुकेशन रुकी है वो बराबर चले, ताकि वो परिवार हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सके। लेकिन आज हमारा समाज, भले ही है 79 ईयर्स हो गया आज़ादी को, हम भले ही एकता की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसे पीड़ित परिवार, ऐसे समाज में कोई भी होता है, हम उसके तरफ सीधे आंखें बंद कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। और मैं सिर्फ सड़कों पर हेलमेट ही नहीं बांट रहा हूँ, बल्कि उन पीड़ित परिवार, इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जी। उन दर्शकों तक भी इस मैसेज को दे रहा हूँ, ताकि आप भी अगर कोई इर्द गिर्द कोई घटना हो तो उसके लिए आप चुप्पी तोड़ करके आवाज़ उठाएं। सर, आपने अपने मित्र के बारे में चर्चाएँ की, उनको याद किया। मैं उन मित्र के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि आपने अभी ज़िक्र किया था कि वो आपके साथ, आपके रूममेट थे, आपके साथ वो रहते थे। जी। तो वो कहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था और क्या स्थिति थी उस समय? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो मैं भी बिहार से आता हूँ, जी। और मेरा दोस्त भी पूर्वी बिहार, जो कि मधुबनी झंझारपुर है, वहाँ से सबको हर्षित था। और दोस्त भी मेरे जाति से ब्राह्मण थे, और बहुत ही पूजा पाठ में उनके माता पिता भी बिलीव वो चीज़ें करते थे, क्योंकि जो मेरा दोस्त था, मतलब अपने माता पिता के 20, मतलब शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ था। और उस जी। माता पिता ने, भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें ना मांगी हो। हालांकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होती है, बहुत खुशी होती है, इसलिए उसका नाम भी उन्होंने कृष्ण कुमार रखा। और हम दोनों, मतलब मैं 2009 में आया था, वो 2010 में आया था। 1 साल जूनियर था मैं। मेरी जो पढ़ाई थी बी एल थी, 5 ईयर की इंटीग्रेटेड। और जो मेरा दोस्त है इंजीनियरिंग करने के लिए आया हुआ था, तो उसका 4 साल है इंजीनियरिंग। तो वही है कि फाइनल ईयर में उसका बीटेक था, उस समय उसका एक्सीडेंट हुआ, और मैं ऑलरेडी कॉलेज के मैं भी समय में। लेकिन होता क्या था कि जब भी दशहरा दिवाली कुछ भी आती थी, हर दोस्त घर चले जाते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं कंपनियों के दरवाजे खटखटाता था, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ जॉब के लिए, वो चीज़ें पार्ट टाइम जॉब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कार्य करना। तो मेरा दोस्त भी रुक जाता था, बोलते थे भैया मैं भी घर नहीं जाऊँगा, और मैं भी आपके ही साथ लगा रहूँगा। तो वो हमारी दोस्ती बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एक ही रूम हुआ करता था, उसमें 2 बेड हुआ करते थे हॉस्टल के अंदर। आपको पता ही है हॉस्टल कल्चर कैसा रहता होगा। तो यही चीज़ें थी, बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से हमारी मित्रता काफ़ी अच्छी। लेकिन अब वही है कि जब नोएडा में हादसा हुआ इस एक्सप्रेसवे पर, तो जी। 2 घंटे तक तड़पता रहा, कोई उसको उठाने के लिए भी नहीं आया। सोचिए, मतलब 2 घंटे, उसमें नया-नया एक्सप्रेसवे बना था, शाम हो गया, इंडिकेटर बाइक की जल रही थी। कोई सज्जन व्यक्ति गया तो देखा कि अच्छा बाइक गिरी हुई है, इंडिकेटर जल रहा है। तो फिर वहाँ पर वो अपनी गाड़ी स्लो किया तो देखा कि एक व्यक्ति भी नीचे में पड़ा हुआ है। तो फिर उसको अस्पताल लेकर के गए वो। बड़ा मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो लेकर गए। तो दोस्त ने उस समय सब कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हादसा मेरा हो गया था। और वही है कि जाने के बाद वेंटिलेटर पे चला गया, तो उसके मम्मी को मैंने ये बात बड़े मुश्किल से बताई, तो उनको 3 दिन का वक़्त लगा नोएडा शहर पहुँचने में अपने पुत्र से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की झोली में वो 20 लाख रुपए लेकर के उस अस्पताल की चौखट पर पहुँचती हैं, ताकि अपने
बेटे को सुरक्षित वापस घर लेकर के जाए। मैंने पहले ही बताया था कि 70% हमारे भारत में वो सिविलियंस परिवार हैं जिनके पास कोई राशि नहीं होती है। एक तो कर्ज लेकर के दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई अपने बेटे को पढ़ा रही थी, और वो 20 लाख रुपए लेकर के, जितना कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन वही है कि अस्पताल के अंदर न दुआ काम आई, न पैसा काम आया, नहीं न दवा। डॉक्टरों की मेहनत काम आई, कुछ भी दवा। सिर्फ एक हेलमेट होता तो सब कुछ सही हो जाता। लेकिन एक हेलमेट ना होने की वजह से जिस शहर में सपने लेकर के उस माता पिता ने भेजा था, उसी शहर में उन्होंने अपने पुत्र की जलती हुई लाशें देखी। और यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। उस वक्त जो मेरे दोस्त के माता पिता थे, उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे। तो मुझे ये लगा कि मतलब मेरा दोस्त चला गया, और इस तरीके से जो माता पिता पे जो क्या टूट रही है, क्योंकि बुढ़ापे का लाठी का सहारा वही था। तब से मैंने ये सोचा कि कुछ मुझे करना चाहिए। मैंने फिर गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि सड़क हादसे के खिलाफ लड़ना मैंने स्वीकार किया, और बस निकल पड़ा अपने मित्र की तरह किसी और भारत के नागरिक की सड़कों पर इस तरह से जान न जाने को। और तब से हेलमेट बांटने का मेरा सिलसिला चालू हो गया। तो भैया आपने अभी बताया था कि जो कृष्ण जी का जब एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया था, उसके बाद आपकी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी उनसे? माता पिता से हुई थी। अच्छा, माता पिता से हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा होगा उस समय। कोई भी परिवार अपनों को खोते हुए जाते, क्योंकि वही उस वक्त उस गम को भी महसूस करता है। और क्योंकि उस वक्त हम लोग भी कॉलेज का दूसरा जो ठिकाना था अस्पताल ही बन गया था, और हम लोग भी दूसरों को सुरक्षित होते हुए देख रहे थे। हमें भी उम्मीदें थी कि नहीं, अपना भी दोस्त सुरक्षित होगा, वापस बातें करेगा, लेकिन भाग्यशाली नहीं रहे। राघवेंद्र जी को द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफ़र था, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, ये तो द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, ये तो पब्लिक या जो भी चीज़ें सरकारों की वो चीज़ें हैं कि उन्होंने इस तरह का नाम ऊँचे छोड़ा। ये लेकिन लोगों ने नाम दिया था आपको? जी, लोगों ने, मेरा तो नाम आज मैं खुद भी राघवेंद्र कुमार लोग भूल ही गए हैं। मस्तक पर ये हेलमेट जो देख रहे हैं, ये एक दोस्त की पहचान निशानी है कि भई लोग होते हैं ना कि आपके दोस्त जीवित हैं, ना जाने कितने उससे वादे करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मेरा तो दोस्त 11 वर्ष पहले ही मर चुका है, लेकिन फिर भी जो उससे वादा किया हूँ, आज भी नहीं भूला हूँ। और उस वादे के तौर पर आप देख सकते हैं कि उसके मुकुट की तरह सर के ताज बना करके आपसे बात कर भी रहा हूँ, और पूरी दुनिया को भी बता रहा हूँ। तो वही चीज़ है एक दोस्ती के लिए, जो कि एक वादा था कि नहीं भाई, भले ही दुनिया के लिए मेरा दोस्त जा चुका है, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो चीज़ है। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के सामने कभी कोई शख्स आया है सामने, जिसने ये बोला है कि भैया आपके एक हेलमेट देने से मेरी जान बच गई, मैं सुरक्षित घर पहुंचा हूँ? जी, ऐसे लगभग जो पिछले 11 वर्षों में जो भारत के हमने 22 राज्यों में घूमे हैं, जी 70,000 से अधिक हेलमेट जो बाँटे हैं, हाँ, उनमें से एक मिनट, मैं भैया के बारे में बता देता हूँ कि भैया 22 राज्यों में 70,000 हेलमेट अभी तक बांट चुके हैं। इनकी फाइनेंशियल ये कहाँ से सब कुछ होता है? जी, मैं क्योंकि वही हर एक चीज़ को खरीदना और बांटना, ये सब कुछ, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं उसी चीज़ पे गया। तो उसमें से लगभग ये 70,000 हेलमेट से 22 राज्यों में जो 40 लोगों की ज़िंदगी बची। अब मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन ऐसे 40 परिवारों को मैंने बचाने में सफल रहा। तो ये सफलता ही एक मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि एक खुशी होती है जो आप कार्य कर रहे होते हैं, और उस कार्य में जब आपको रिजल्ट मिलता है, तो शायद उस जीवन में आप किसी फाइनेंशियल चीज़ को आप नहीं उसका मतलब तुलना कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉमा सेंटर में जब कोई अपनों को खोने के बाद पैसा भी लेकर के पहुंचता है, सब कुछ लेकर के, लेकिन ज़िंदगी वापस नहीं लेके आ पाता है। मेरे मित्र के पास भी वही ऑप्शन था। उस माता पिता 20 साल इंतज़ार करने के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस वक्त भी उनको 24 साल की उम्र में अपने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल में जंग लड़ रही होती है, भगवान से दुआ मांगना, हर चीज़, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी नहीं ला पाई। अगर उस माँ से ना प्राण त्याग करके भी बोलते मेरे बेटे को, वो माँ स्वीकार कर लेती कि हाँ, मेरी जान ले लो लेकिन पुत्र की दे दो, और पिता भी वही चीज़ें करता। लेकिन वैसे ही आप ट्रामा सेंटर में जाएंगे, जो आप भारत पूरा जूझ रहा है हर दिन अपनों को मतलब बचाने में, वो कहीं से कुछ, क्योंकि उसकी दर्द की वेदना वही समझ सकता है। लेकिन जो मैंने उस चीज़ों को महसूस किया कि जो ये 70,000 हेलमेट अपना सब कुछ त्याग करके नौकरी छोड़ी,
2018 में घर भी हमने बेचा, वाइफ़ की भी ज्वेलरी वो चीज़ें नीलाम हो गई। सब कुछ मतलब जो भी जमा पूँजी के नाम पे था सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ़ अपने भारत को प्रत्येक नागरिक को अपना एक परिवार बनाने के लिए। और जो मुझे वो खुशी मिलती है आज भारत के किसी भी कोने में चल जाऊँ, ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा परिवार का हिस्सा नहीं है जानने के बाद। तो वो कहीं न कहीं आप उस चीज़ के हिस्सा होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जो आप कार्य करते हैं, इन्वेस्ट ऑफ टाइम। आप टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें, चुनौतियों को कहाँ समझ रहे हैं। जब आप धीरे-धीरे रास्ते पहले दौर में आपको लगते हैं, आपके पैरों में जैसे काँटे, आप नंगे पाँव चलेंगे तो आपके बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, पैरों में काँटे गड़ेंगे, बहुत सारे रास्ते आपको पत्थरों का आप सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो वो भी मैंने भी सब कुछ हर चीज़ झेला हुआ है। लोग पागल कहते थे ये हेलमेट पहन कर के चलना, क्योंकि कहीं भी मैं कोई टू व्हीलर तो चलाता नहीं हूँ, फोर व्हीलर चलाता हूँ। फोर व्हीलर में भी हेलमेट पहन के चलाता हूँ। बहुत लोग हँसते, मेरे गाड़ी के पीछे संदेश भी लिखा रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इट मीन्स कि जो व्यक्ति हाथों में हेलमेट टांग के लेके चल रहा है, वो सर पे नहीं पहन रहा है, लेकिन अगर उसको मैं टोक रहा हूँ, वो देख रहा है कि कार में बंदा है हेलमेट पहन के, तो वो बिना कुछ गाली दिए हुए पहन लेता है। अगर कोई 50 लाख की गाड़ी लेके चल रहा है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, अगर उसको टोकिएगा तो वो देखेगा कि तो बंदा पुलिस ड्रेस में नहीं है और है कौन है, तो आपको उल्टे गाली मुँह से बात करेगा। लेकिन आप स्वयं भी अगर उस तरीके से हेलमेट पहन के कार में बैठा अगर उसको इशारा कर रहे हैं, तो स्माइल देके पहनता है। तो आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए भले ही जोकर जोकर के रूप में, फन्नी के जोकर के रूप में रूप में देख रहे हो। हैं, स्माइल, लेकिन भारत को तो बचा रहे हैं आप। पीछे का मैसेज भी पढ़ करके वो आके नतमस्तक करता है। तो वो चीज़ें रहा है, तो इसमें तकलीफ़ें कार्य में हमारे भारत के अंदर कोई भी आप कार्य करने जाइए, अगर जिसमें देश का फ़ायदा हो, क्योंकि आज एक सामान्य नागरिक अगर सड़कों पर मरता है, तो भारत सरकार का कहना है कि 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर एक बाइक पर 2 लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए किसका लेके जा रहे हैं? हमारा और आपका लेकर के जा रहे हैं वो। क्योंकि हर वर्ष 5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का राजस्व का नुकसान हो रहा है, सिर्फ़ सड़क हादसों में। आज छोटे-छोटे जो बच्चे जिनकी 18 साल से क्या आप पुणे जैसे हादसे को देखिए, कोई दादाजी प्यार में उसको 1.5 करोड़ की गाड़ी दे रहे हैं। वो बच्चा क्या है, 100 से भी ऊपर रफ़्तार में गाड़ी लेकर के जा रहा है, हमारे देश के नागरिक को मार रहा है। जी। जबकि उसकी ज़िम्मेदारी क्या थी? उस बच्चे के कंधे पर भारत को नेतृत्व करना था, लेकिन वो सड़कों पर आम नागरिक को मार रहा है, उसकी ज़िंदगी ले रहा है। लेकिन ऐसे जगहों पर अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आपके कार्य से भारत के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप कुछ भी अपना त्याग किए हुए हैं, लेकिन आपका त्याग तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब आपके कार्यों से कुछ बदलाव नहीं आ पाएगा। तो मैंने लड़ाई सिर्फ़ हेलमेट ही नहीं बाँटा, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून भी पास करवाया, ताकि हर माँ, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में अगर कोई बलिदान दे रहा है, तो मात्र शक्ति ही दे रही है। देखिए हम जैसे इंसान हैं, सभी के मरने के अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस धरती पर जन्म लेने के लिए आपको एक ही रास्ता होता है, वो माँ का रास्ता, कि माँ जी। से आपको जन्म लेना पड़ता है। अब सोचिए, सबसे ज़्यादा बलिदान तो माँ ही दे रही है ना, जबकि माँ को अगर पता चले कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो अगर आपको पैरों में जूते-चप्पल पहनाना किसने? माता ही सिखा रही हैं। तो अगर माता को पहले से ही पता चल जाएगी कि हेलमेट में ऐसे सुरक्षा ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको बचपन से ही आदत दे डालेगी। क्योंकि आजकल के हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी बच्चा 10th-12th पास करता है, जस्ट लाइक स्कूटी, बाइक दे देते हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है। क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को जब तक उसको साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत ना बन जाए, तब तक उसको स्कूटी, बाइक ना दें। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाने का रीज़न यही था, ताकि भारत के हर परिवारों तक संदेश देना, क्योंकि हर वर्ष जो 2 लाख लोग मरते हैं ना, उसमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और मेरा एक यही उद्देश्य ही था कि भारत में जितने भी माता-पिता हैं, जिनकी एक औलाद है, उन तक संदेश पहुँचाना है कि ताकि वो अपने बच्चों के लिए बचपन से ही योद्धा बनाएँ उसे, हेलमेट की आदत दें। तो बस इस चीज़ों को लेकर के हमने जो भी कुछ खोया, जो भी सब कुछ खोने को तो बहुत कुछ हमने खो दिया, शायद इतना कोई पागलपन नहीं करता है, जी। और आज भी। लेकिन जो मुझे आज अनुभूति है पाने की, वो एक्सपेक्टेशन में नहीं करता हूँ कि भाई भारत के किस कोने से कब कहाँ बुलावा आ जाए, कभी भारतीय सेना के साथ, अब इंडियन नेवी के साथ जा रहा हूँ। तो ये बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि भाई आपकी भारतीय सेना, इंडियन नेवी कह रही है कि भाई हमारे 75,000 जवान हैं, और पिछले 6 महीने में हर हफ्ते 2 से 3 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, और हमें कुछ भी विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, और सिर्फ़ आप दिखाई दे रहे हो उस विकल्प के तौर पर।
तो आप अपना समय कब दोगे आप, ताकि हमारे जवानों की रक्षा हो सके। तो कहने का मतलब आपने तो एक मैंने तो अपने एक सिर्फ मित्र खोया था और भारत के हर नागरिक को मित्र बनाने के लिए निकला, लेकिन आज इस राष्ट्र के लिए, भारतीय सेना के लिए एक विकल्प के रूप में दिख रहा हूँ कि मैं अपने जवानों के मतलब जो हमारी भारत की इतनी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों की मैं रक्षा करूँ। तो सोचिए आपको उस जगह पर आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आपको वैसी उपाधि दी जा रही है, तो अब इससे बड़ा क्या होगा इस राष्ट्र के लिए? आर्मी कैंपों में आप जाते हैं, जी, चलते हुए पुलिस वालों के लिए आप हेलमेट दे देते हैं। जी, मैंने आपकी एक रील एक वीडियो देख रहा था मैं, कि जिसमें एक गांव में आप कहीं पर जा रहे थे और साइड में एक पुलिस वाला आया था बाइक पर लेकर के, तब आपने उनके लिए एक हेलमेट दिया जी, और हेलमेट देते टाइम में आपने उनके लिए बोला कि आप ये हेलमेट पहनिए। जी, तब उन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक जाना है, जी, पास में चौकी है, मुझे वहाँ तक जाना है। तो आपके साथ में कोई थे कि वो वीडियो बना रहे थे, जी, तब उन्होंने बोला था रिएक्ट करते हुए कि आप मेरी वीडियो मत बनाइए। जी, तो आपने बोला था कि अरे डरिए मत, मैं हेलमेट मैन हूँ, आप ये हेलमेट पहनिए और हमारे सामने ही पहनिए। जी। बड़ी कितनी खुशी होती होगी आपको इस उस समय। हाँ, देखिए एक ज़िम्मेदार नागरिक आज हमारे देश के सैनिक ही हैं, जी, चाहे कोई भी। अगर देखा जाए तो एक जिस तरह से सामान्य नागरिक की सड़कों पर 1,72,000 लोगों की जो मौत हो रही है, उनमें से 1200 जवान भी हमारे देश के होते हैं। और जो मैंने कि बताया कि एक सामान्य नागरिक 92 लाख रुपए तक, अगर कोई जवान मरता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो अगर उस ज़िम्मेदार नागरिक अगर घर से ड्यूटी करते वक़्त वर्दी में है, अगर वो हेलमेट भूल जा रहा है, तो उसको कौन याद दिलाएगा? यमराज तो नहीं आएँगे, ना हमारी सरकार। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम ही ज़िम्मेदार नागरिक हैं और इस राष्ट्र को हमें ही बचाना है। तो जो सैनिक था, वो हमारी देश की धरोहर है और मैं तो सड़कों पर हमेशा गाड़ी में कई बार 100 से ऊपर गाड़ियाँ नहीं चलाता, लेकिन 100 से ऊपर भी जा कर के मैं ट्रैफ़िक रूल्स को तोड़ करके किसी को हेलमेट देने के लिए गाड़ी भगाता हूँ एक्सप्रेसवे पर। उसी तरह से उस दिन भी था वहाँ पर, वो ड्यूटी जा रहे थे, इलेक्शन ड्यूटी। तो वो मुझे दिखे वर्दी में भाई, आम नागरिक तो चलिए, तो उन्हें मैंने हेलमेट दिया। हालाँकि वो आपने बिल्कुल सही देखा हुआ, उन्होंने कहा कि आप मेरी वीडियो प्लीज़ वीडियो उस मत समय बताएँ। बनाइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई एक आम नागरिक का चालान करते हैं, तो आप बिल्कुल खुलेआम सबको दिखाते हैं, जी, बताते हैं सारा हर चीज़ें। लेकिन आपको भी तो देखा जाए, तो कम से कम आपको अब ये वीडियो अगर वायरल होगी या कुछ भी दिखेगी, तो आपको 100 जवान आपके दोस्त ही टोकेंगे। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि आप सोशल मीडिया पर किसी के ऐसे देखते हैं हादसे तो वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन अगले ही पल कोई आपका अपना जाता है, तो आप वहाँ पे चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं, चाहे हेलमेट के लिए या रॉन्ग साइड कोई चल रहा हो। तो मेरा पर्पस ही रहता है कि भाई अगर आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे कि हाँ भाई, कोई ऐसे हेलमेट मैन जैसा कोई व्यक्ति, कोई चीज़ है जो हर नागरिक की रक्षा के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है सड़कों पर। तो ऐसे मैंने आर्मी के जवान को भी, मतलब जो सिविल ड्रेस में छुट्टी के दौरान आए थे, जी, उन्हें भी मैंने हेलमेट दिया था। लेकिन उस समय नहीं पता था कि वो आर्मी के जवान हैं, क्या हैं, जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में थे वो सारी चीज़ें। तो उनके ऊपर जो बॉस, जो सीनियर कैप्टन, उन्होंने फ़ोन किया, बोला अरे इतनी भीषण एक्सीडेंट में तुम बच कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि हेलमेट ने बचा लिया, और सबसे जो मेरा हेलमेट था वो उस दिन नहीं था, वो बल्कि रास्ते में व्यक्ति ने दिया था और 2 किलोमीटर बाद आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उनसे भी मिला। तो कहने का मतलब आज मैं सड़कों पर सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बचा रहा हूँ ज़िंदगी, बल्कि सैनिक की भी बचा रहा हूँ, हमारे देश की सरहदों की जो रक्षा कर रहा हूँ, जवानों की भी बचा रहा हूँ। तो सभी का तो भारत के लिए हर नागरिक एक समान है, क्योंकि इस भारत के मिट्टी में जो भी जन्म लिया है, वो जन्म लेने के बाद वो एक योद्धा है। योद्धा। बशर्ते हर नागरिक को 1.4 बिलियन को कैसे मैं एहसास करा पाऊँ कि आप एक योद्धा हो, ताकि भारत के लिए जो भी चुनौती हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। मेरा यही पर्पस है, तभी हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत बन पाएगा। राघविंदर भाई ने सबसे पहला हेलमेट कब पहना था? देखिए, हेलमेट तो पहले नहीं, नहीं, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने के बाद। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। देखिए 2018 में मुझे बिहार सरकार ने हेलमेट मैन का टाइटल दिया था। वैसे इस मिशन को मैंने 2014 में शुरुआत किया, जो मेरे फ्रेंड्स की मृत्यु आपको मार्च में हुई थी। जी, 28 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था और 7 अप्रैल को मेरे फ्रेंड्स की डेथ हुई। तो फिर मैंने जून से, मतलब 1 डेढ़ महीने बाद कार्य की शुरुआत किया। लेकिन वही है कि जब धीरे-धीरे, पहले चुपचाप था, गुमनाम था, हेलमेट बाँटता था, कुछ भी वो चीज़ें नहीं। लेकिन शहरों में जब सर पर हेलमेट लेकर के कहीं-कहीं ऐसे जगह पे जाना पड़ता था, हेलमेट लेकर के पहुँचने लगा, तो पब्लिक ने ही धीरे-धीरे नाम हेलमेट मैन रखा। तो उस तरीके से ऑफ़िशियली रूप से मुझे बिहार राज्य से मैं आता हूँ, तो बिहार सरकार ने मुझे हेलमेट मैन का टाइटल दिया। फिर
भारत के परिवहन मंत्री, वहाँ से मंत्रालय से मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला 2020 में। गडकरी जी का भी ट्वीट आया मेरे लिए। तो यही है, धीरे धीरे सिलसिला, अब पूरी दुनिया ही राघवेंद्र कुमार की जगह लोग अब हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के ही नाम से लोग जानने लगे। आप अपने गांव में भी जाते होंगे हेलमेट पहन करके? हाँ हाँ, पूरे गांव बिल्कुल सारा, हर चीज़, बड़े तो भी लोग कुछ खुश होते हैं। अभी तो सब खुश होने लगे क्योंकि अब उनको एक पहचान मिल चुकी है। जी। राघवेंद्र को एक पहचान मिल चुकी है हिंदुस्तान की तरफ से, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की। जब आप स्टार्टिंग में कभी गए थे तो लोग हंसे थे आप पे? कल हो गया है सारी चीज़ें, और बहुत कुछ लोग अलग अलग नामों से उस समय पुकारते थे कि भाई पीके है, कुछ भी है, जस्ट लाइक ये चीज़ें, मतलब पहले तो पीके तक बोला आपको? हाँ, पीके बहुत हो सब कुछ, क्योंकि लोगों ने जो मूवी देखे हैं तो उसी चीज़ को तो समझेंगे, वो तो नहीं समझ रहे थे कि मैं मिशन पे हूँ, क्या हूँ, वो चीज़ें, क्योंकि लोग जानते नहीं थे ना कि इसका पर्पस क्या है, बंदा क्यों कर रखा है, तो उनको लगता है कि भाई पीके है ये, ठीक है ना। हर जगह कहीं भी, मतलब कार्यक्रम, शादी समारोह, कहीं भी जाना, मेरा हमेशा मेट्रो में भी ट्रैवल करना, वो सब कुछ, फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ मैं जी। कहीं भी, तो हर जगह लोग ऐसे बुलाते, उनका काम था। लेकिन आप पीके से भी ऊपर भारी जिस दिन पड़ जाएंगे, आपको लोगों का मिशन लगे कि नहीं भाई, ये भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए आया था। पीके तो चलो एक मूवी थी, एक एक्टर था, वो एक बजट तक बनी थी, वो पैसे के लिए थी, सब कुछ हर चीज़ें कॉमर्शियल मूवी, लेकिन ये बंदा है, देश के राष्ट्र की संपत्ति को बचा रहा है, उस राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। तो हम एज ए नागरिक होकर के, हम इतनी, मतलब लोगों का, नागरिकों की जान खो रहे हैं, हम क्यों ना एक दोस्त को खोने के बाद उस अन्योन्य पर्सन के लिए एक दोस्त बनाने के लिए घूम रहा है सड़कों पर, ये लड़ाई लड़ रहा है, तो लोग फिर पॉजिटिव सेंस में दिखने लगे। और आज भी, अभी फ्लाइट में भी अब 30,000 के फीट पे जी। उड़ान भी करता हूँ, तो लोग देखते हैं तो वो भी आज सेल्फी लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, बड़े प्राउड फील करते हैं कि सर आज आपसे मुलाकात हो गई, वो चीज़ हो गई। तो सिर्फ वक्त का फेर है, अगर आप लड़ाई वैसे ही लड़ते हैं जंग, और अपने आप को दिखा देते हैं कि नहीं आप ऐसे किस तरह के योद्धा हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया फिर आपके पीछे हो जाती है। तो आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश में, शायद मैं उस लायक जो लड़ाई लड़ा हूँ, आज लोग उसको फील भी कर रहे हैं। और सड़क दुर्घटना मुक्त भारत अब सिर्फ राघवेंद्र की ही नहीं सोच है, बल्कि अब करोड़ों भारतीय नागरिक की सोच बन चुकी है। जी। परिवार में जब आपके बारे में पता चला था तो क्या रिएक्शन रहा था माता पिता का, भाई बहन का आपके बारे में? देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को जब बड़े शहरों में भेजते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, जी। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो उसी तरीके से हमारे भी, मैं एक सामान्य फैमिली से आता हूँ, तो जहाँ उनकी उम्मीदें थी कि हाँ कुछ बड़ा करेगा अपने लॉ करने के लिए, हाँ भाई ठीक है, अच्छी खासी नौकरी भी थी मेरे पास, एमएनसीज कंपनी में मैं एज ए लीगल एडवाइज़र था, सारी चीज़ें थी। लेकिन उनको नहीं पता चलने दिया अगले साल 2 साल तक कि मैं इस तरीके से कुछ कार्य मिशन पे भी लगा हूँ। लेकिन वो न्यूज़ पेपर खबरों के माध्यम से उनको पता चला, दूसरों लोगों ने बताया कि देखिए आपका पुत्र क्या कर रहा है। तो बड़े ही वो विचलित हुए, बोले भाई तू सब कुछ छोड़ छाड़ के आ यहाँ, सारा चीज़ पहले ये बता, ये तू कर क्या रहा है ये। तो फिर मैं गया, फिर बताया, मैंने बोला देखा न्यूज़ वूज़, पिताजी सब कुछ ले करके देखे हुए, बोले ये यार तेरा कौन दोस्त मर गया, सारा हर चीज़ें जो तू उसके लिए कर रहा है, सारा चीज़ें ये। तो मैंने बताया कि हाँ, मैंने बोला अच्छा ये सारा चीज़, तो बोला हाँ ठीक है, अब हो गया ना, बहुत हो गया ना, चल तेरा पेपर वेपर में भी नाम छप गया, अब तो रहने दे सारा हर चीज़ें। लेकिन अब वही था कि जुनून कहाँ सारा हर चीज़ें। लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि वो नोएडा का घर भी बेच उच दिए सारा हर चीज़ें, तब वो और भी चिंतित हुए, बोले कि भाई ये तो क्या, मतलब ये घर भी बेच दिया, सही मतलब बात पूरा है, पागलपन सवार नौकरी हो भी गया। छोड़ दी है। तब मैंने बोला कि देखिए, आपने मुझे इस गांव से बाहर भेज दिया शहरों में, और गांव में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हालांकि हमारे बाबा का भी रोड एक्सीडेंट में वो चीज़ डेथ हुआ, सारी चीज़ें गांव में ऐसे कई सारे बच्चों की हुए। मैं बोला एक दिन हो सकता है मेरा भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो कौन वो चीज़ें करेगा, आखिर लोगों की डेथ क्यों हो रही है, जागरूकता की कमी की वजह से है ना। तो अगर मैं, आपने मुझे कानून की पढ़ाई करने के लिए भेजा है सारा हर चीज़ें, तो मैं जो कानून पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि उस कोर्ट में भीड़ का हिस्सा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे लड़ाई लड़ें वो चीज़ें। और मैंने अपना रूम पार्टनर खो दिया, वो भी माता पिता का इकलौता चिराग। अगर कल को मैं ना रहूँ, या हो सकता है रोड से आप ही हादसे के शिकार हो सके, किसी न किसी को तो लड़ाई तो लड़ना था, और मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हाँ गलत क्यों नहीं कर रहा है, अपनी नौकरी छोड़ दिया, इसमें घर भी सारा हर चीज़ें, क्या अपने बहू को जवाब दूंगा, क्या अपने पोते को सब कुछ, तो क्या बोलेगा अपने पुत्र को। तो डिफ़िकल्ट था मनाना बड़ा ही, लेकिन वो धीरे धीरे कि अगर आपके कार्य, अगर दिशा सही है ना, अगर आपके माध्यम से किसी की ज़िंदगी बच रही है, जब मैंने उनको बताया सारा हर चीज़ें का, तो वो धीरे धीरे दूसरे लोग सब कुछ कहने लगे। तो फिर उनको एहसास हुआ, फिर मैंने कई जगह की ऐसे वीडियो शेयर किया, मतलब मोबाइल में दिखाया, क्योंकि हमारे माता पिता मोबाइल फ़ोन वो नहीं चला, आज भी कीपैड वाले ही है। हालाँकि माताजी भी नहीं रहीं, तो कोई वो देखो, तो
किसी गांव के बच्चे दिखाते थे या मैं जाकर दिखाता था, उनको फिर प्राउड फील हुआ कि नहीं अच्छा ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मान गए। अब कर उनके पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं था, तो बस वो कहते चलो तुम खुश हो, बाकी हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको पता था कि जो मैंने मार्ग चुना हुआ है वो सही का मार्ग है, तो फिर वो मान गए। अच्छा, आपके कॉलेज के साथ के दोस्त भी होंगे, स्कूल टाइम के भी दोस्त होंगे, गांव वाले भी दोस्त होंगे, जी। क्या रिएक्शन आता है आज उनका आपके प्रति? देखिए आप जब कार्य करते हैं हंसने वाली कोई भी चीज़ आप हंसी के पात्र ही जी। होते हैं। और कोई सोचता है कि कब तक अच्छा चलो साल 2 साल सब कुछ करने के बाद ये इंसान थक जाएगा। लोग कहते थे कि अच्छा चलो भाई कब तक कर लेगा, साल 2 साल 3 साल। उनको लगता है कि भाई बंदा मतलब अलग-अलग तरह सबके रिएक्शन रहते हैं। किसी के यहाँ भाई हेलमेट माँगना, भाई मेरे यहाँ भी आकर के बाँट दे, भा वो चीज़ें कर दे, भाई ये ऐसी चीज़ें। तो बहुत तरह के वो होते हैं अच्छा, सब दोस्त लोग। बोलते हैं आपको? हाँ, मतलब उस समय बोला करते थे। स्टार्टिंग टाइम में बोला हाँ, बोला करते स्टार्टिंग के थे? समय भाई ये चीज़ें करते क्या पागलपन है या वो सब कुछ हर चीज़ें कि मतलब आजकल लोग मतलब लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, हेलमेट नहीं पहन सकते और सब कुछ, तो उनको चला है मतलब चौधरी बन करके सिखाने या वो चीज़ें करने। कौन है कोई हेलमेट देता होगा वो पहनता भी नहीं होगा, तू ऐसी सब कुछ बेवकूफ़ है, तू अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, भाग वैसा चीज़ कर रहा है, वो ऐसा है। डिमोटिवेट किया कुल मिलाकर के, मतलब आपका कोई मनोबल तोड़ क्योंकि दिया। आप इस फील्ड में अकेले हैं ना, इस भारत में एक अलग एक लोगों के लिए नमूना बन कर के जी। आप लोग नमूने की तरह देखते थे आपको कि आप क्या हैं सब कुछ। तो वो बड़ा पेशेंस होना चाहिए सारा हर चीज़ आपके अंदर। लोग क्या बोल रहे हैं, अब मैं पहले ही सोच लिया ये अभी तो मैंने ये कान का जो आप देख रहे हैं इधर गद्दी मैंने हटा दी, अब तो लोगों की बात सुन लेता हूँ। जी। पहले आप देखेंगे मेरे पहले ये कान की गद्दी में किसी की बात ही नहीं सुनता था, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या परवाह कर रहे हैं, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी रहती थी। मैं चुपचाप अपने मिशन पे था सारा हर चीज़ें। लेकिन अब वही जो दोस्त पहले मज़ाक उड़ाया करते थे या वो चीज़ कहा करते थे, लेकिन आज वही दोस्त प्राउड फ़ील करते हैं। अब वो 10 लोगों को बताते हैं कि देखो ये मेरे साथ पढ़ा हुआ था और ये ऐसे। तो वक़्त-वक़्त की बात होती है सारी चीज़ें। मतलब एकदम ही आपने सब कुछ बदल दिया, ये हाँ, कहने का 11 मतलब। साल के बदलाव में उन लोगों ने मतलब धीरे-धीरे देखा ना, क्योंकि देखिए पहले सड़क दुर्घटना को कोई सीरियस नहीं लेता था या लोग एक कान से सुनते थे, कैसे गायब कर देते। जी। लेकिन लोगों में ठहरावपन आ गया। कह रही यार सड़क दुर्घटना हाँ, हुई है। क्योंकि आज सोशल मीडिया से ही माध्यम से मेरे पास कई लोगों की तस्वीरें आती हैं जो हादसे होते लोग मुझसे शेयर करते हैं। बोलते सर हम किसी और को नहीं शेयर कर सकते थे, आपको शेयर क्योंकि आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे जब मेरी न्यूज़ या वीडियोज़ वायरल होती हैं, सारा हर चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए अलग-अलग मंचों पर जाना, अलग-अलग प्रशासन के साथ कुछ कार्य करना, यहाँ तक कि जो मैं पीड़ित परिवार के लिए बात की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो वो जो मेरे दोस्त थे बोलते थे यार हमने किसी को पड़ोस को खोया हुआ है, तुमने बता रहा है कि ये आर्थिक मदद ऐसे मिलती है। तो लोग अब मुझे मदद के तौर पर लोग याद अब करते हैं कि भाई ये दिक्कतें आ गई हैं, बता इसके विकल्प क्या होंगे, उस तरीके से चीज़ें। पहले मैं भी नया था, यंग था, कुछ पता नहीं था, जोश था अपने मित्र को खोने के बाद। लेकिन भारत आपकी यात्रा होती नहीं किताब की तरह होती है। जी। और वो मुझे एक अनुभव के रूप में जो मैंने 11 वर्षों की अभी तक यात्रा रही है, तो मेरी ज़िंदगी खुद एक किताब के रूप में बन गई है। तो इस किताबी चीज़ों को लेकर के जब मैं लोगों को अलग-अलग एड्रेसिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो उस चीज़ों को समझते हैं, फिर वो समझते हैं कि नहीं, अब ये एक दवा बन गया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी। और ये जो लड़ाई लड़ रहा है, शायद इसकी तरह लड़ाई कोई लड़ भी नहीं सकता है। तो ये अलग तरह का बंदा है, अलग तरह की इसकी डेस्टिनी बन चुकी है, अलग तरह की लड़ाई। तो अगर मित्रता के बारे में अगर किसी चीज़ के जैसे कृष्ण सुदामा की लोग बात करते हैं, लोग पिक्चरों में पहले जय वीरू की बात करते थे, लेकिन आज वो कहते हैं कि यार हम लोग भी बोलते भी हैं कि भाई दोस्त हो तो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जैसा हो। हेलमेट मैन, भाई दोस्ती निभाना तो हेलमेट मैन जैसा। तो खुद कहते हैं कि भविष्य में यही होगा कि भाई दोस्ती हमारी है, हेलमेट मैन जैसी है दोस्ती। तो वो एक मजबूती मतलब एक अलग ही फ्यूचर में लोग एक अलग नाम के रूप में पुकारते हैं। बोलते हैं हेलमेट मैन कि मतलब बेस्ट फ्रेंड, एक फेविक्विक वाला जो होता है ना बॉन्डिंग, वो फेविक्विक की तरह बॉन्डिंग है दोस्ती। आपका एक मैंने वीडियो देखा था और एक फ़ोटो भी देखा था जो आप नितिन गडकरी जी के साथ एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। जी। क्या था, उन्होंने आपको बुलाया था? नहीं हम तो देखिए अलग-अलग मंचों पर मिलते रहते हैं। जी। उनके भी कई बार ट्वीट आते रहते हैं। वो विज्ञान भवन में ऐसे सब कुछ कार्यक्रम मिलना या किसी न्यूज़ इवेंट्स का कार्यक्रम होता है, जी। अवार्ड शो होता है, तो जाते हैं, हमें भी सम्मान मिलता है। तो उनके माध्यम से ऐसे वो चीज़ होना, तो ऐसे मुलाकात होती रहती है बड़े यात्राओं में। करीबी से आपकी उन्होंने पीठ थपथपाई थी और हाँ, बहुत ही मतलब स्नेहपूर्वक वो तस्वीर बहुत मतलब देखने लायक थी वो। जी। तो क्या कह रहे थे वो उस समय आपसे? बस मैंने यही कहा था कि बस एक होप होता है कि जी। आप एक अच्छे मंत्री हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि आपका मदद ज़रूर होगा।
लेकिन बस एक होप आस थी, बाकी वो चीज़ें जो मदद उनकी तरफ से होना चाहिए जो सो मेरे कार्य के लिए, अगर वो होता तो शायद मेरा कार्य कहीं और होता, वो रफ्तार एक अलग पकड़ता। लेकिन नहीं, बाकी ठीक है, अपनी मुलाकात होती रहती है, बस वहीं तक सीमित है, हाय हेलो तक ही रहती है। हमारी सर्चिंग के दौरान कुछ ऐसा मुझे पता चला था कि आपको उन्होंने कुछ हेलमेट्स भी दिए थे बाँटने के लिए, नहीं, 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 हेलमेट्स क्यों, सब कुछ हर देते हैं। नहीं दिए? मिनिस्ट्री या कोई भी राज्य सरकार हो या कोई भी हो, किसी ने कुछ वो चीज़ नहीं दिया। सिर्फ़ उत्तराखंड का मैं एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, रोड अभी इस सेफ्टी। टाइम पे? जी। और भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है, और वहाँ पर मतलब एक व्यक्तिगत प्रशासन एक मित्र की तरह वो चीज़ें कार्य करती है। और जो भी वहाँ उत्तराखंड में जो भी कार्य करता हूँ तो मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्रशासन स्वयं में खड़ी रहती है, कहती है कि बस आप आदेश करिए, आपको क्या चाहिए हमसे सपोर्ट हम करने के लिए तैयार हैं। तो उत्तराखंड एक राज्य को मैं बड़ा मतलब ये कहता हूँ कि भाई ऋषि मुनि तपस्वियों की भूमि है, और रियल में अपने देवभूमि है आप सर में वो। देवभूमि है वो जी। सारा चीज़ें। तो वहाँ प्रशासन की भी सोच भी उसी तरीके से है वो। लेकिन उत्तराखंड की तरह कोई दूसरा राज्य कभी इस तरीके से आगे नहीं आया। और बस दूसरे विकल्प पे देखा जाए तो हमारी भारतीय सेना है, आर्मी। और आर्मी ने हमेशा से कभी कुछ ये नहीं कहा कि हाँ, वो हमेशा से आपके सपोर्ट्स के लिए मुझे जो प्यार देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, वो शायद मैंने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। जो भारतीय सेना इतने ऊपर बढ़ चढ़ के हिसाब अपना वो प्यार और सब कुछ उन्होंने जो दिया। राघवेंद्र जी, आपकी आत्मकथा के ऊपर एक फ़िल्म का भी निर्माण हो रहा है, जी। उसके बारे में कुछ बताइए आप? मैं बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब ये लड़ाई लड़ रहा हूँ 11 वर्षों से। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी इस लड़ाई को कोई पर्दे पर भी लाने के लिए सोच रहा है। आपके तो जो डायरेक्टर हैं इस फ़िल्म जी, के, हाँ, जो राइटर और डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र बघेल जी, 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 उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जी। और ये बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से मुझे मिली थी। अच्छा, अच्छा, आपको भी। जी, हाँ, बड़े अच्छे हैं। और अदम्बरा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जी, के जी। बैनर के तहत ये जो मूवी आ रही है, और पूरा रोल इसमें उन्हीं का है, धर्मेंद्र बघेल जी का ही है। मैं तो सर से भी कह रहा था कि सर अभी इतनी जल्दी मूवी, बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको लड़ाई ऐसी लड़नी है, और इस मूवी को मतलब आगे भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे वो कह रहे हैं कि भाई लेकर के हम जाएंगे। और साउथ में बन रही है, पैन इंडिया। बिल्कुल साउथ। जी। तो ये कभी सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह की मूवी या वो चीज़ें होगी, लेकिन धन्यवाद उनका, धर्मेंद्र बघेल जी को, वो भी युवा ही हैं हमारी तरह हैं। और उनके अंदर भी जैसे मुझे कुछ लड़ाई लड़ने का मिशन, उनके अंदर भी जज्बा है कि नहीं भी मैं कुछ इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, कुछ वैसे चीज़ों को लेकर के आऊँ जो एक सिर्फ एक फिल्म एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, बल्कि इस भारत को जो कि विकसित राष्ट्र के रूप में एक ज़रूरत है ऐसी लड़ाई जी, की, जी, ऐसी जी। कहानी की, कि ताकि हमारे देश के युवाओं की सोच को बदला जा सके। क्योंकि आज सड़कों पर बहुत रही गवर्नमेंट्स भी वो सोच रही है कि नए नए तरीके रूल्स लेकर के आ रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पब्लिक की सोच बदलाव नहीं आ पा रही है। तो उनको लगा कि नहीं, ये जो मेरी लड़ाई है भाई, मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना चाह रहा हूँ। तो उनको लगा कि नहीं भाई, इनकी जो कहानी है, जो मित्रता की, क्यों ना हम बड़े पर्दे पर लेकर के आए, बल्कि भारत ही क्या, बल्कि कल को दुनिया पूरी जाने। तो ये है, मुझे भी उन्होंने बताया, उन्होंने कि इस तरीके से आपके ऊपर वो चीज़ें होगी और बड़े बजट की होगी। तो अच्छा लगा, हमने कहा कोई बात नहीं है, फिर हमने राइट्स दिए। बाकी देखिए अभी अगले साल तक वो चीज़ें पर्दे पर आपको भी दिखेगी। उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने हर जगह लिखा हुआ देखा है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। क्या वो आप ही की देन है? ये कब आपने देखा ये? ये मोस्टली मैं हम लोग जाते हैं, हम भी लोग ट्रैवल कितने करते दिनों हैं। से? ये काफ़ी मैं 4 या 5 साल से मैं इस चीज़ को फ़ोकस कर रहा हूँ और कई अच्छा, बारी हमारी भी गलती होती है कि हमारे पास हेलमेट ना होता है, तो वो जो पेट्रोल पंप वाले हमको मना कर देते हैं। जी। नहीं, 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 अभी ये मैंने एक्चुअली 2019 में 1 जून को हमने पहले हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम थे, उस जी, समय बीएन सिंह सर थे। तो उनसे हमने वो चीज़ें रिक्वेस्ट किया था उस समय पर, तो नो हेलमेट नो पेट्रोल का वो चीज़ें हुआ था। बट वो है कि 10 से 15 दिन बाद वो टाइट फिक्स हो गई थी चीज़ें, क्योंकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पूरा साथ नहीं दिया। हालांकि इस चीज़ को पूरे उत्तर प्रदेश में भी फिर लागू हुआ। लेकिन होता है ना कि पब्लिक देखती है कि शुरुआती दौर में तो हर कोई सीरियस रहता है, लेकिन 15 से 20 दिनों बाद वो जा कर के चीज़ें वो धरातल पर नहीं दिखती है। लेकिन अभी वो परिवहन सचिव बने हैं उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने इस बार जो अपनी रणनीति बहुत अच्छी तैयार की है, उन्होंने सारे राज्य के पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनसे मिल करके, और बैनर पोस्टर के साथ मतलब उस चीज़ों पर गहन
मतलब एक होता है ना कि कार्रवाई के साथ वो चीज़ें अभी निभा रहे हैं। फिर से अभी जो एक आज सितंबर है, बीच में लागू हुआ था, जी लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे फिर ख़त्म हुई थी। लेकिन फिर अब 1 सितंबर से एक बड़े स्तर पर इसको कैंपेन पर चीज़ चलाया जा रहा है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। और कई बार पेट्रोल पंप पे मैंने ऐसे भी युवाओं को जो बिना हेलमेट के आए थे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी महिला मित्र के साथ या वो चीज़ें, जी मैंने उन लोगों को हेलमेट दिया। लेकिन ये है कि अगर ये लगातार कंटिन्यूली अगर ये चीज़ें किया जाए, बड़े शहरों में तो आसान है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वैमरे भी लगे हैं, उसके माध्यम से भी उनके चालान भी हो सकते हैं, वो चीज़ें लोग उस चीज़ों को पालन भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी चैलेंजेज है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये लगातार अगर कैंपेन होगा तो सफलता भी उत्तर प्रदेश सरकार को ज़रूर मिलेगी इसमें। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि नो नो हेलमेट नो पेट्रोल ये आप ही की देन है, देखिए, क्योंकि शुरुआत तो आप ही की है। शुरुआत तो वो चीज़ें हमें कर सकते हैं। और मैं तो अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि कई जैसे जगह हैं जी जहाँ पर बच्चे जो है साइकिल से जो स्कूल जाया करते हैं 8 से 10 किलोमीटर की दूरी, अब वो साइकिल के ऊपर हेलमेट पहन कर के स्कूल जा रहे हैं। तो मेरा जो प्रयास सिर्फ बड़े एडल्ट लोगों के लिए नहीं है, जी बल्कि ये जो भारत का असली भविष्य ये बच्चे ही हैं और आने वाले समय में भारत देश इन बच्चों का ही है। आज हम जर्मनी जितनी भी यूरोपियन कंट्री की बात करें, वहाँ 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी घर से सिर्फ साइकिल लेकर निकलता है तो उसके मस्तक पर हेलमेट होता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। और ये हमारे भारत में आज 79 ईयर्स के बाद भी हम फ्यूल देंगे तो मतलब जब आप हेलमेट पहने रहेंगे तब भी इस तरह के कैंपेन करना पड़ रहा है। बल्कि हमें बीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को हैंड मैपिंग करके हेलमेट देना, उनकी आदत लगाना शुरुआती दौर से। अगर ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक अगर वहाँ अगर, क्योंकि आज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं बिना ही हेलमेट के लेके जाते हैं, तो हम ये फोकस वहाँ पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार सड़क सुरक्षा का पखवाड़ा चालू किया, अभी नवंबर भी आएगा, पूरा यातायात मंथ आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम कार्यक्रम, समारोह, बड़े आयोजन बड़े स्तर पर करते हैं, लेकिन अगले चल के से ग्राउंड पर सफलता नहीं मिल पाती है। जी लेकिन इस सफलता को अगर हम सही में अगर हम एक उद्देश्य, एक शक्तिपूर्वक लाना चाह रहे हैं तो बच्चों को दीजिए ना। बच्चों को बचपन से, जैसे आप पैरों में जूते चपल, जब तक आपके जूते पैरों में फिट नहीं होते तब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जी आज भी सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए आप कुछ भी हेलमेट डाल लेते हैं, लेकिन हमारे देश में 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हेलमेट डाल करके पेट्रोल, उससे क्या होगा? आज हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के पास 6 लाख रुपए का जुर्माना है, बेचने वाले के पास 2 लाख रुपए का जुर्माना है। लेकिन कितने लोगों के पास फाइन हो रहे हैं? उन कंपनियों के पास, कितने लोगों के पास? तो जब तक हमारे देश की जनता नहीं जागरूक होगी तब तक बदलाव कहाँ आएगा? अब नो हेलमेट नो पेट्रोल, लोग डुप्लीकेट हेलमेट ही लगा रहे हैं, उससे क्या होगा? तो तो कहने का आप मतलब ये यूजर कौन से हैं? जी हमारे नागरिक, अभी बच्चे हैं, तो बच्चों को बचपन से अगर सही क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का हेलमेट पहुंचाएंगे, उसको आदत देंगे, तो बड़ा होकर के कभी डुप्लीकेट हेलमेट पहनेगा ही नहीं, ना परचेज ही करेगा। क्योंकि अपनी सुरक्षा की चुनौती हमेशा मजबूत एक सोच के साथ करेगा, एक स्मार्ट रोड यूजर बनकर करेगा। तो ये फुटपाथ पे या फिर इधर उधर जो ये हेलमेट बांटते हैं ये इलीगल है, इसका मतलब? हाँ, ये जो बेचने वाले होते हैं इनके अलग अलग टेंडर, एक एक ऐसे होते हैं जिनकी 100 वैसे दुकानों को फुटपाथ लगा रखे हैं और वो कुछ भी हेलमेट देते हैं। मतलब क्योंकि पब्लिक जाती है, बोलती है भाई 200-300 रुपये का बजट है, वो 100 रुपये वाला हेलमेट रखते हैं, 80-90, जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि वो सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप एक सही हेलमेट जाएंगे तो 1000 रुपये से नीचे से कम का आता नहीं है। जी और 200-300 रुपये वाला क्या, वो हेलमेट में कुछ भी नहीं हुआ आपके, बल्कि और जो आप उसे पहनते हैं, सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट पड़ती है, आपको आंखों को अंधा बनाती है वो चीज़ें। तुरंत आप जैसे ही बदबू देने लगता है, 10 दिन आपके पसीने जैसे ही होते हैं, वो चीज़ होता है, वो सिर्फ हाथों में टांगने के काम आता है 15 दिन बाद। 1 महीने बाद लोग देखते हैं बाइक के पीछे उसको लटका के चलते हैं। तो वो चीज़ अगर सड़क पर मिलेगी तो लोग खरीदेंगे। हम बिहार से आते हैं, बिहार में एक दारू की बोतल भी अगर गलती से खाली बोतल दिख जाएगी तो प्रशासन वहाँ आ जाती है। और यहाँ पर हेलमेट की बात है, डुप्लीकेट हेलमेट दिख रहा है तो प्रशासन क्यों नहीं सख्त है? तो कहने का पर्पस ये है कि पहले हम सिर्फ नो हेलमेट नो पेट्रोल के से ही नहीं चलेगा गुजारा, बल्कि 80% ये जो डुप्लीकेट हेलमेट हमारे मार्केट में, हमारे घरों में, सिस्टम तक वो आ रही है, आखिर वो कहाँ से आ रही है? हमें उसके जड़ को ख़त्म करना होगा। जब आप मार्केट में हर चीज़ों को सही क्वालिटी से, तो हमारे देश की जनता का एक भरोसा बढ़ता है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है परसेप्शन, पुलिस तो चालान लेगी, हाँ भाई चलो जी छोड़ देंगे। आप 10 चालान कर लो ना, ठीक है ना जी, हेलमेट ना कोई भी दूसरे से मांग के हेलमेट ही वो ले रहा है, या वहाँ फुटपाथ पर 100-200 वाले के 300 रुपये वाले हेलमेट बिक रहे हैं, उससे क्या चीज़ होगा? लेकिन आप एक नारा भी तो दीजिए ना कि मजबूत बीएसआई स्टैंडर्ड्स हेलमेट होना चाहिए।
इस चीज़ों के सोच को लेकर के अगर हम कोई भी इस तरह से कैंपेन करते हैं तो उसको मजबूती मिलती है, उस राज्य की तरक्की भी होती है। लेकिन सिर्फ एक हेलमेट और पेट्रोल की अगर सब कुछ वो बात करें तो मुझे जहाँ तक उसमें सही नहीं, पारदर्शिता भी नहीं नज़र आ रही है। इसीलिए हम 80% भाई डुप्लीकेट हेलमेट को करवा ख़त्म करते हैं। हम पहले सही हेलमेट बल्कि ऑथराइज़ सेंटर उन पेट्रोल पंपों को बनाएँ। वहाँ पर किसी को एज ए ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को लेकर के आए कि भई आप हेलमेट ठीक है, यहाँ पर गुड क्वालिटी का हेलमेट हम प्रोवाइड, एक स्पेस भी दो ताकि लोग हेलमेट्स भी सही वाला हेलमेट लगे, या वहाँ कैंपेन करो, वहाँ लगाओ कि हेलमेट होना भी चाहिए तो किस तरह का होना। आप टोपी वाला हेलमेट पहन लेते हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी। हमारे ही देश से, इंडिया से, पड़ोसी देश नेपाल से सीखिए ना, एक छोटा सा वो कंट्री है, वहाँ चले जाइए, वहाँ किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर 4 से 5 हज़ार कम का हेलमेट नहीं देखेंगे। हमारे इंडिया से ही जाता है, वहाँ डुप्लीकेट हेलमेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो उनकी सोच कितनी आगे है, वो सारी चीज़ें। और आज हमारे ही देश में मैन्युफैक्चरिंग हेलमेट हो रहा है, सही हेलमेट दूसरे कंट्री में लोग वहाँ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही देश में सही हेलमेट हो चीज़ नहीं, तो फिर क्या उसका कोई औचित्य नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम, इसीलिए मैं छोटे बच्चों से हेलमेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि ये कैंपेन को हर स्कूलों में हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा हूँ, ताकि आने वाले बच्चे हेड मैपिंग करके बचपन से ही हेलमेट की आदत डालें, तब जाकर कुछ बड़ा बदलाव होगा। कभी आप सड़क पे हेलमेट बांट रहे हो, पीछे से पुलिस वाले आकर के बोलने लगे कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये तो एक क्या दौर था ड्रामा? जो कहते थे कि भाई इसकी परमिशन है, वो चीज़ें हैं, आपको हेलमेट पुलिस बैठने की वालों है। ने भी पूछा आपसे ही? शुरुआती दौर में पुलिस वाले क्या, जब भी मैं 100 हेलमेट रखता था, पुलिस वाले कहते थे भाई 50 हेलमेट तो इधर साइड में रख दो, पब्लिक को ही 50 हेलमेट दे दो, बाकी तो हमारे डिपार्टमेंट वाले को दे दो। ट्रैफिक एसपी आते थे, वो भी कहते थे पुलिस वाले? पुलिस वाले क्या, बड़े बड़े अधिकारी कहते थे भाई हमारे डिपार्टमेंट में ही लोगों के पास हेलमेट नहीं है। जब मैं शुरुआती दौर में हेलमेट, उस समय 100 रुपये का हेलमेट का चालान हुआ करता था, तो लोग लूट पड़ जाती थी। जनता कहाँ से लूट पाए, प्रशासन ही सारा हर चीज़। सबसे बड़ी वो चीज़ थी कि भाई हमारे ये जो चालक ही होते हैं, हमारे जो बाइक जो राउंडिंग लगाते हैं, इन्हीं के पास हेलमेट नहीं है, तो वो चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियों चीज़ें आई हैं। यहाँ तक कि परिवहन विभाग में भी गया हूँ तो कई बार बोले हैं कि हाँ भाई अगली बार आइएगा तो 100 हेलमेट लेके आइएगा। ये तो किसी भी दफ्तर, पहले शुरुआती दौर में ज़्यादा तो लोग हेलमेट वो चीज़ मांगते थे, इसमें थोड़ी हमारा भारत है तो कहते हैं कि भाई वो चीज़ें मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मांगने के लिए हमारा देश पहले ही लोग वो चीज़ होते हैं। और नहीं तो लोग बटरिंग करेंगे, बस एक आपकी निशानी चाहिए हमें हेलमेट। किसी का हेलमेट हम अगर दिया पाया तो टूट गया तो दोबारा हेलमेट नहीं खरीदो, कहेंगे नहीं भैया फिर आप ही के हाथ से लेना है। तो बहुत ऐसी चीज़ें वो चीज़ें रहे हैं। अच्छा, सही हेलमेट की पहचान आपकी नज़र में क्या है कि अच्छा हेलमेट कौन सा होना चाहिए? देखिए, अब क्या है कि इस चीज़ों के ऊपर मानक ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलते रहते हैं बीएसआई स्टैंडर्ड्स का। जी। एक तो पहले भारी भरकम आप पानी पियेंगे? हमारे इंडियन मार्केट में, पानी, नहीं नहीं नहीं, पानी की बोतल दे दें। कोई नहीं, 1.5 kg से, अच्छा सर, पानी कोई पी नहीं, लीजिए ना। ठीक है, अब हो गया। कंटिन्यू। तो हमारे अगर इंडिया इंटरनेशनल मार्केट का देखिए तो 1.5 kg से भी ऊपर के वेट के हेलमेट आते थे, लेकिन असली जो हेलमेट होते हैं 800 ग्राम से लेके 1200 ग्राम का वो हेलमेट होना चाहिए और बीएसआई स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड में चले जाएंगे, अगर 1000 रुपये से ऊपर का कोई भी प्राइस का अगर आप हेलमेट लेते हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी में मिल जाएंगे उसमें। तो ये आपके, अब होता क्या है कि बहुत लोग परसेप्शन होता है कि हेलमेट लगाने से बाल झड़ते हैं। जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो झड़ते हैं, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं। अब आप कोई भी हेलमेट लगा लेंगे, आप 70 से 80 की स्पीड में जाएंगे, आपका हेड 20 से 25 kg का वेट बनाएगा और आपके बाल के साथ लड़ेगा। ये तब लड़ेगा जब वो घर्षण हो पाएगा, ढीला होगा। लेकिन आप परफेक्ट, जैसे आपने जूते पहना हुआ है परफेक्ट, आप वैसे टाइट हेलमेट, ये बकल्स वो चीज़ें लगाएं, ये स्टिप्स बंदी होनी चाहिए, टाइट हो। आप 100 की भी स्पीड में जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, आपके बाल के साथ वो नहीं लड़ेगा। बहुत लोग हैं जो रुमाल लगा करके वो पहनते हैं, वो अच्छे राइडर्स अपनी एक पहचान देते हैं, तो वो चीज़ होता है। लेकिन आप विदाउट हेड मैपिंग का या बिना आपके अपने हेड के साइज़ का कुछ भी हेलमेट डाल देंगे तो आप सिर्फ सुरक्षा नहीं, मतलब वो अपने बाल के साथ, अपने हर चीज़ का, मतलब उसके साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं लोगों की गलतफ़हमी है, इसकी जानकारियों के अभाव में भी वो बहुत कुछ अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि भई कोई भी चीज़ें, आप शूज़ पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, बिना टेलर के माप का नहीं, वो चीज़ें आप कोई भी बॉडी में, यहाँ तक कि आप एक शादी के वक़्त एक अंगूठी भी पहनने जाते हैं तो उसकी भी नाप लेते हैं सही कि आपकी अंगूठी का नाप क्या है। और इतनी बड़ी सुरक्षा, आप हेलमेट सब कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी हेलमेट लगा लेते हैं। भई ये क्यों? आप अपना एक, जिस तरीके से टेस्ट, आप कोई भी चीज़ खाने का स्वाद है, उसी तरीके से आपका स्वैग होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, गाड़ी का चलने का, ढंग का, वैसे सुरक्षा का भी स्वैग होना चाहिए। आज किसी भी डॉक्टर फीस में आप जाइए, अपॉइंटमेंट 1000 रुपये की उसकी फ़ीस है, बिल्कुल। और आप 200 रुपये का हेलमेट का चुनाव कर रहे हैं। कैसी आपकी सोच है?
तो कम से कम 1000 रुपये से ऊपर का एक स्टैंडर्ड से एक हेलमेट का चुनाव तो सही करिए। तो ये ज़रूरी है। हमें यारी सोच कितनी स्ट्रांग है वो हमें तय करना है। हमारा भविष्य क्या है, मतलब आपकी अगर सुरक्षा ही मजबूत नहीं होगी तो फिर कहाँ से आप उस समाज को मजबूत बना पाएँगे? कहाँ से इस राष्ट्र को मजबूत बना पाएँगे? क्योंकि आपसे ही सब कुछ, राष्ट्र भी चल रहा है, समाज भी चल रहा है और देश की प्रगति भी चल रही है। जी। तो हर नागरिक इस देश के प्रगति का मार्ग है वो। अब वो मार्ग हर इंसान एक अपने, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनसे पूरा विश्व वो चीज़ें देख रहा है। उन्होंने लाल किले से स्वच्छता अभियान का नारा दिया। आज हर बच्चा, मतलब एक सड़क पे भी कूड़ा कुछ भी होता है, कहीं नहीं तो उसको डस्टबिन में डाल रहा है। तो उसी तरीके से सुरक्षा की होनी चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ कि जो हमारी भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई थी, एक हेलमेट नहीं दे पाई थी। उनके पति की भी रोड एक्सीडेंट डेथ हुई। लेकिन वही है कि अगर वो अगर चाहे, अगर सड़क सुरक्षा के ऊपर एक अच्छा संदेश दें या वो चीज़ें, तो कम से कम पूरे भारत की 1.4 बिलियन नागरिक समझ सकती है। हम जैसे भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वही है कि हमारे देश में सरकार क्या है, एक उद्योगपति सारस मिस्त्री जी जो 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाए, मगर एक उनकी छोटी सी गलती पूरी इमारत को ही ध्वस्त कर दी। जब वो मरे तो उनको पता भी नहीं चला। तो उसके बाद से भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देते कि हाँ जी, पीछे बैठने वाली सीट पे लोगों को सीट बेल्ट लगाना होगा। अब 15 दिन तक चलता है, 1 महीने तक चला जी। कि हाँ भाई चेक भी, लेकिन उसके बाद सब लोग सो गए, डेट पड़ गए। तो हमारे देश की जनता भी तो वही है कि भाई मरा कोई, हाल फिलहाल कोई करंट न्यूज़ होता है तो उसका पालन, तो उसके बाद लोग सो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ इन कैप गाड़ियाँ ही सब कुछ आ रही हैं, वो 11 लाख से ऊपर की हैं। लेकिन 90% जो लोग हमारे देश के नागरिक, वो 8 7 से 8 लाख 10 लाख के अंदर की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? उनको वो नहीं चाहिए सुरक्षा? तो कहने का पर्पस है कि जो हमारे टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे भारत के नागरिक की किस तरह की सोच है, क्या उनको सुरक्षा में बदलाव लेकर के आए, या किस तरीके से उनको, मतलब उनकी गाड़ी की व्यवस्थाओं को या कुछ भी उस पर डिस्काउंट्स दे करके, या फिर अलग-अलग कुछ जो भी टैक्स लायबिलिटी घटा करके, ताकि हम सुरक्षा की वैसी चीज़ों को, टूल्स को पहुँचाएँ, ताकि हर कोई एक अपने आप को सेफ महसूस कर पाए। आप इंडियन आइडल में भी आप गए थे, जी। तो वहाँ से आपको कोई मदद मिली थी? देखिए इंडियन आइडल से एक आवाज़ क्या होता है कि जो सिंगिंग की दुनिया वो चीज़ें हैं, लोग अपनी आवाज़ सिंगिंग के पहुंचाते हैं तो लोग उनको मदद मिलते हैं। हम तो एक दोस्त के रूप में गए हुए थे कि भाई वहाँ पे जो 12 कंटेस्टेंट जो बचे हुए हैं, जी। वो आपसी में, क्योंकि वहाँ जीत कर कोई एक ही जाने वाला था। लेकिन दोस्ती क्या है कि कैसी होनी चाहिए, तो वो उसके लिए कि भाई हम भले ही हम यहाँ से हार के या छट के जा रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। तो एक उनकी एक यादों के तौर पर मैं गया था और बड़ा अच्छा लगा इंडियन आइडल के मंच पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी मोबाइल नहीं चला रहे हैं, लेकिन टीवी की दुनिया में घुसे हुए हैं। लेकिन वहाँ जो मेरे मित्र की आवाज़ मिशन को उन्होंने समझा, तो उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज किया या ऐसे कॉल किया कि सर हमने पहली बार देखा। यहाँ तक कि 7 समंदर पार भी जो बहन थी अपने कभी भाई को इन दिल्ली की सड़कों पर खो चुकी थी, लेकिन उसको फिर भी याद आया मुझे देख कर के। तो वो भी बोली कि आपको एक ब्रदर के तौर पर अपने देख रही हूँ मैं 20 साल बाद, तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ। किसी ने, उन्होंने भी मुझे कभी 100 हेलमेट भेजा कि नहीं आप ये मेरे भाई के, मतलब उसकी संत पुण्यतिथि पर आप 100 पुण्य। हेलमेट ऐसे बांट देता है। ऐसी ऐसी बस सिस्टर वो चीज़ें, तो इंडियन आइडल से बहुत ऐसे उन परिवारों से भी ज़रूर मिलवाया। और बहुत ऐसे परिवार जो अपनों को खो चुका है, जो गम के अंधेरे में डूबा था, उसने मेरा मिशन देखा तो भी सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। तो बहुत कुछ हमने इस तरीके से पाया कि जो अपने मिशन में एक एकता बन करके, एक शक्ति बन करके, उनको एक विश्वास जगा। वो एक उस परिवार को दुश्मन मान चुके थे जिस गाड़ी से टक्कर हुआ था, लेकिन वो अब उसको वो दोस्त बना लिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो परिवार हैं। एक तो बुलंदशहर के वो चीज़ें परिवार हैं, वो 12 साल पहले घटना हुई थी, तो वो आपस में बहुत दुश्मनी थी। लेकिन जब मैं गया, मैंने कहा कि सरकार से आपको, वो बोली नहीं कुछ नहीं मिला। हमने कहा किसने हादसा, वो बताई, तो मैं उनके घर पे गया। तो जो भाई की डेथ हुई थी, अब उनकी जो सिस्टर थी वो शादी के लायक हो गई थी। जब मैंने बताया कि ऐसे-वैसे आप उनको, मतलब आप उनके भाई कमा रहे थे, वो आपने कर दिया उनको कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने 13 लाख रुपए का चेक दे दिया उस सिस्टर के लिए, जो कि वो दुश्मन मान के, वो तो कहता मैं तो कब से प्रायश्चित करना चाह रहा था। तो सोचिए उस जाकर के एक शादी हुई उस बहन की। अब उन दोनों में आपस में कितने ऐसे रिश्ते हुए। लेकिन जो उस समय उसको दोषी मान रहे थे उनके रिश्तेदार, वो लोग तो कोई मदद के लिए नहीं आए। तो हमारे समाज में यही होता है, जब भी कोई हादसा होता है तो कोई नहीं सोचता कि भाई चलो हादसा हो गया, ठीक है, उसके भी कोई जानबूझ करके नहीं किया।
लेकिन हादसे वाले को उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ करना या वो चीज़ करना, ऐसा लगता है कि उसको फांसी पर चढ़ा दें जी। सिर्फ और उसके लिए। लेकिन कभी उस परिवार का आंसू नहीं देखते कि जिन्होंने अपना, जिसका भाई चला गया या कोई चला गया, अब उसका क्या होगा। मैंने पहले ही बोला था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ये सारी चीज़ राशियाँ पहुँचा, वो कभी कोई नहीं है, उसके लिए आगे कोई नहीं आता है। लेकिन लड़ाई झगड़ा के लिए, वहाँ अपने आप को दिखाने के लिए, मैं तुम्हारा हूँ, एग्रेसिव होने के लिए लोग उसके लिए आ जाते हैं, पता नहीं अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन हेल्प, मदद के नाम पे कोई नहीं आता है। ऐसे बहुत ऐसे पीड़ित परिवार हैं, सैकड़ों से ऊपर परिवार हैं जिनको मैंने बीच में, आज भी उनके रिश्ते मजबूत हुए हैं। आज आपसी कार्ड आदान प्रदान करते हैं लोग, कोई भी फंक्शन होता है, वो चीज़ होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि अगर हेलमेट मैन जी, अगर आप नहीं मिले होते, मैं जीवन भर अपने आप को प्रायश्चित नहीं कर पाता। लेकिन अच्छा हुआ कि आप इस समय पर आपने आकर के बताया ये चीज़ें। आप जिस तरह से मित्र को खोने के बाद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरीके से भाई हमसे भी जो गलतियाँ हुई हैं, हम उस परिवार के लिए तो भाई हम पैसे ही दे रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के हम भी जागरूकता की लड़ाई लड़ेंगे। तो भारत में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो उन परिवारों को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ना कि एक दोषी मान करके ज़िंदगी भर हम ऐसे ही दोषी मानते रहें, तो एक दिन भारत में बहुत बड़ी लंबी कतार हो जाएगी। हर कोई एक दूसरे को दुश्मन के नज़रिए से देखेगा, ना किसी न किसी गलतियों पर। तो ये ज़रूरत है कि इस विकट परिस्थिति में एक एकता की ताकत दे करके इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अभी जो बुलंदशहर की जो घटना बताई थी आपने, जी। ये कौन सा गांव था? ये गाँव आपको बुलंदशहर, ये घनौरा, वो सब कुछ आता है। धनौरा। धनौरा, धनौरा। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, मैं भी बुलंदशहर के रहने वाला हूं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए मुझे ये पूछना बहुत जरूरी जी, हो नहीं, गया। नहीं, नहीं, मैंने वहाँ उधर भी कई जगह क्षेत्रों आप में बुलंदशहर में भी जा करके आपने? जी, मैं तो सब जगह, हर जगह जाता रहा हूँ। बुलंदशहर, उधर अलीगढ़ पूछेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश के कई सारे चीज़ों में, जी। इटावा उटावा क्षेत्र में कैंपेन, पूर्वी अगर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की बात करेंगे तो मैं उधर, मतलब हर जगह। मैं तो भारत के सभी राज्यों में जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसे जिले का जगह पूछेंगे, ज़रूर मैं वहाँ पहुँचा हुआ मेरा मिशन, या उन लोगों को जगह का नाम बता सकता हूँ, वो चीज़ बता सकता हूँ। सर मेरा बस आखिरी सवाल है आपसे। जी। काफ़ी समय मैंने आपका ले लिया है, उसके नहीं, लिए नहीं। धन्यवाद। रियल न्यूज़ अड्डा की ऑडियंस के लिए और आज के युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो लोग रियल अड्डा पे सही में आज, वो इस ऑडियंस जो सुन रही है, तो ये कहीं न कहीं उनके भी भविष्य का सवाल है। और सड़क पर जब चाहे इतने बड़े उद्योगपति हों या फिर एक सामान्य नागरिक हो, सड़क हादसे में किसी की भी बलिदान, मतलब किसी की भी कभी भी जान जा सकती है। तो ये है कि अपनी सुरक्षा की पेटी, चाहे फ्लाइट में जा रहे हों या कार में जा रहे हों या फिर बाइक पे जा रहे हों या फिर साइकिल पर अपने छोटे बच्चों को देने की, घर लाने की शुरुआत कर चुके हों, तो ये सेफ्टी का जो है, ये आपके डीएनए में आ जाना चाहिए। अगर ये डीएनए में आ चुका है, तो आप एक भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। अदरवाइज़ अभी तक ऐसा सीरियस नहीं है, तो शायद आपको अगले दिन किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर या ऐसे लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर सुरक्षा की सोच या फिर ऐसा डर क्यों नहीं आ रहा है। शायद ये कहीं न कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरा यही कि बस यही कि इस आज़ाद भारत और खुशहाल भारत बनाने के लिए आपको सुरक्षा की सोच को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बताती है कि सुपर हीरो हमेशा हवा में नहीं उड़ते, 10 या 20 गुंडों से नहीं लड़ते। कुछ सुपर हीरो या रियल हीरो राघवेंद्र जैसे भी होते हैं। आज इन्होंने एक इतिहास हमारे भारत देश में जो रचा है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आपका विशाल गोस्वामी लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ बहुत जल्द एक अच्छे शख्सियत के साथ रियल न्यूज़ अड्डा पर। आप मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।